डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं PSCM 205 लोकशाही न पाया न सिद्धांतों। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं उस पेपर का नाम है लोकशाही न पाया न सिद्धांतों, ब्लॉक 4 यूनिट 11। आज का टॉपिक है कायदानुशासन, रूल ऑफ लॉ। तो विद्यार्थी मित्रों, इस विषय का जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है। हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव्स का, कि इस विषय का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी मित्रों, हम आगे परिचय, अर्थ और इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस पे चर्चा करेंगे। इसका वाइडर मीनिंग क्या है कायदानुशासन का, उस पे चर्चा करेंगे। इसके फीचर्स यानी कि इसके लक्षण क्या हैं, हम उस पे चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आगे डाइसी ने रूल ऑफ लॉ पे अपना क्या ओपिनियन दिया है, व्यू पॉइंट दिया है, हम उस पे चर्चा करेंगे। रूल ऑफ लॉ का इंडिया में कैसी व्यवस्था है और उसके लिमिटेशंस क्या हैं, इस पे चर्चा करते हुए हम इस पाठ का सारांश देंगे। विद्यार्थी मित्रों, जब हम ऑब्जेक्टिव्स पे चर्चा करते हैं कि यह पाठ पढ़ने के बाद हम क्या समझ पाएंगे, तो इसमें आता है सबसे पहले कि इसका अर्थ और इसका विचार क्या है। रूल ऑफ लॉ का अर्थ और विचार क्या है, इसको हम समझेंगे। इसकी ज़रूरत क्या है और इसका एफिशिएंसी क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। रूल ऑफ लॉ का लक्षण और इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो लिमिटेशंस आते हैं, जो मर्यादाएं हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। और हम चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करेंगे। रूल ऑफ लॉ को ज़मीन पे उतारने के लिए हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसका हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का परिचय इस प्रकार है कि हर एक स्टेट, राज्य का अपना एक सेट ऑफ लीगल रूल होता है, एक वैधानिक कानून होते हैं जो सभी प्रकार के नागरिकों पर अप्लाई होते हैं। और इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, इसका बेसिक सिद्धांत जो है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि जो लॉ है वो किसी के स्टेटस को नहीं पहचानता, भले ही उसका कानून से रक्षा करना हो या कानून का न पालन करने पर उसको पनिश करना हो। दोनों ही स्थितियों में किसी भी व्यक्ति का ओहदा नहीं देखा जाता कि उसका स्टेटस क्या है। रूल ऑफ लॉ जो है वो किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम का, किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक सिस्टम का जो है वो एक फंडामेंटल आधार होता है। रूल ऑफ लॉ किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी होते हैं या सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके मनमर्जी से नहीं चलता। वो एक चेक एंड बैलेंस होता है कि रूल ऑफ लॉ प्रचलित रहेगा हमारे समाज में और किसी भी तरह से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना मनमर्जी हम पर नहीं थोप सकते। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी कानून के सामने किसी भी एक सामान्य से नागरिक के तरह बराबर हैं। इस तरह से रूल ऑफ लॉ के आगे हम कभी भी पाते हैं कि चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो या एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो, दोनों ही बराबर होते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पोजीशन समाज में क्या हो या वह किस तरह से अपना पावर का एक्सरसाइज करता है, पावर इस्तेमाल करता है, वो कानून के दायरे में रहेगा और कानून के सामने बराबर ही रहेगा। जो रूल ऑफ लॉ होता है, जो कानून का शासन होता है, वो एक तरह से सरकार के किसी भी एक्शन, उसकी कार्य पद्धति का, उसकी वैधानिकता को चेक करता है, टेस्ट करता है।
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक मिनिस्टर अपने मनमर्जी तरीके से कोई ऑर्डर पास करे। अगर वह ऐसा करता है तो ऐसे आदेशों को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और कोर्ट उसको क्वैश कर सकता है, निरस्त कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो किस तरह से डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है कि किसी भी देश में गुड गवर्नेंस का स्तर क्या है। यानी कि अगर कहीं पे कानून का राज नहीं है तो वहाँ पे गुड गवर्नेंस प्रिवेल नहीं कर सकता या प्रचलन में नहीं हो सकता। अब हम रूल ऑफ लॉ के अर्थ और विचार के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो रूल ऑफ लॉ है वो फ्रेंच का एक टर्म है, ला प्रिंसिपी दे लीगलाइट, इससे रेफर किया जाता है और ये आधारित है प्रिंसिपल ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन, मतलब कि ये कानून के सिद्धांतों पर आधारित होगा। रूल ऑफ लॉ के सामने हम पाते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे उसका ओहदा समाज में क्या है, वो उसके सबऑर्डिनेट होता है, उसके नीचे होता है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ऊपर शासन करने के लिए नियम और दूसरे कानूनों पर आधारित है, जो कि आगे इंश्योर करती है किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्रता, सुरक्षा और उसकी संपत्ति के सेफगार्ड के लिए, सुरक्षा के लिए। दोस्तों मित्रों, हम देखते हैं कि जो स्टेट और उसके नागरिकों का आपसी रिश्ता है वो कानून के द्वारा निर्धारित होता है और ये कानून एक तरह से इम्पार्शियल होते हैं, पक्षपात नहीं करते और इससे कि हर इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र न्याय मिल सके। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह सिस्टम, जो व्यवस्था को चलाने के लिए, संचारित करने के लिए जो कानून है, जो रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट बनाती है, इसमें परोक्ष रूप से या सामने से लोगों का अप्रूवल होता है, उनकी सहमति होती है और इसका उद्देश्य यह है कि जिससे समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो मामले हैं इसके एक तरह से अच्छे से संचालन हो सके और समाज में खुशी, शांति, सुरक्षा, सद्भावना का भावना हो, अस्थायित्व हो। और वह कैसे हो सकता है? जब समाज में मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो, जब कानून और व्यवस्था का शासन हो। अब हम चर्चा करेंगे वाइडर मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि इसका एक व्यापक अर्थ क्या होता है। तो इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक नैरो सेंस फॉर्मलिस्टिक वे होता है और एक आइडियोलॉजिकल और वाइडर सेंस होता है। फॉर्मलिस्टिक वे में हम देखते हैं लॉ विल प्रिवेल नॉट गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसका मतलब है कि कहीं भी किसी समाज में, राज्य में लॉ का बोलबाला होगा, लॉ का प्रचलन होगा, ना कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों का। एडुकेट कंट्रोल ओवर गवर्नमेंटल पावर, इसका मतलब है कि जब रूल ऑफ लॉ होगा, कानून का शासन होगा, तो गवर्नमेंट का जो पावर है उस पे एक चेक एंड बैलेंस होगा, एक कंट्रोल होगा। और इसमें हम आगे देखते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी की बात की गई है, कि जो न्याय व्यवस्था होगा उसकी सुप्रीमेसी होगी, वो इंडिपेंडेंट होगा, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होगा। जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे रूल ऑफ लॉ का मतलब इससे कुछ भिन्न होता है, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ का मसला है। तो रूल ऑफ लॉ अगर वहाँ अच्छे से अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका रहन सहन, खान पान और सामाजिक स्तर में हम सुधार कर सकते हैं, उनके सेफ्टी, उनके हेल्थी लिविंग कंडीशंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस तरह से वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का अच्छा से स्थापना होगा और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पे हम सिक्योर कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम आइडियोलॉजिकल और वाइडर सेंस में रूल ऑफ लॉ को समझते हैं। तो ये एक एथिकल कोड होगा जिसमें गवर्नमेंट अपने पावर को एक्सरसाइज करेगी, जहां वो नैतिक मूल्यों का ध्यान रखेगी,
जहां अकाउंटेबिलिटी तय होगा और रिस्पेक्ट होगा ह्यूमन राइट्स के लिए। तो मित्रों, जब हम वाइडर सेंस में बात करते हैं तो वहां पे एक तरह से रूल ऑफ लॉ के तहत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जिम्मेदारी तय होता है कि वह किस तरह से मानवाधिकार का रक्षा करेंगे, उसका हनन होने से रोकेंगे। मित्रों, जो पब्लिक पावर को होल्ड करते हैं उनको इस तरह से जिम्मेवार बनाया जाएगा कि वो किस तरह से अपने पावर का एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि कोई भी अधिकारी मनचाहे तरीके से पब्लिक पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। विद्यार्थी मित्रों, हम अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ का चर्चा करेंगे, जिसको इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने प्रिपेयर किया, बनाया, और यह आधारित है कुछ सिद्धांतों पर, जिसमें है कि इंडिविजुअल इज पॉजेस्ड ऑफ सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम्स एंड दैट ही इज इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स एंड फ्रीडम बाय द स्टेट। इसका मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल है उसके पास कुछ अधिकार हैं, स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता और अधिकार का रक्षा करना एक राज्य की जिम्मेदारी है। दोस्तों, इसमें हम आगे बात करते हैं कि एक एब्सोल्यूट नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, एक ऐसी जुडिशियरी, कानून व्यवस्था का होना होगा जहां पर हम देखते हैं कि किसी भी तरह से जुडिशरी को प्रभावित न किया जा सके, वो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो निर्णय लेने में। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इक्वल एक्सेस टू जस्टिस इसका एक सिद्धांत है, जहां पर हर एक नागरिक को जस्टिस, न्याय मिलने के लिए वह इक्वली एक्सेस कर पाए। जैसा कि समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारे वर्ग हैं जो इससे वंचित रह जाते हैं। तो इक्वल एक्सेस टू जस्टिस का मतलब है कि हर किसी को न्याय मिले। दोस्तों, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशन, और वो ऐसा होगा कि जहां पर हम पाते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को डिग्निटी के साथ और अपने लेजिटिमेट एस्पिरेशंस के साथ जीने का अधिकार होगा। हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था, इकोनॉमिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाएंगे जहां पे हर एक नागरिक डिग्निटी के साथ जी सकेगा और अपने लेजिटिमेट एस्पिरेशंस, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा कर सकेगा। अब हम इसके लक्षण पर चर्चा करते हैं, इसके फीचर्स पे, कि रूल ऑफ लॉ के फीचर्स क्या हैं। तो रूल ऑफ लॉ, इसके तहत लॉ को सुप्रीमेसी दी गई है, लॉ की महत्ता है, लॉ ही यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। रूल ऑफ लॉ जो है वो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को एस्टेब्लिश करता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता को एस्टेब्लिश करता है, जहां पर हर एक नागरिक के पास राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सा लेना, उसको वोट देने का अधिकार, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार, हर इस तरह के राजनीतिक समानता का स्थापना की बात करता है। जो रूल ऑफ लॉ है वो सिविल राइट्स और लिबर्टीज की रक्षा करता है कि किसी भी प्रकार से नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता का हनन ना हो। इसी प्रकार जो रूल ऑफ लॉ है वो रोकता है, वो एस्टेब्लिश करता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का और सरकार के किसी भी तरह के मनमानी रवैया को रोकता है कि वो मनमानी ढंग से सरकार का संचालन, व्यवस्था का संचालन नहीं कर सके। इसी प्रकार इसका एक लक्षण है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो ब्यूरोक्रेटिक, जो एक ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है उसके आर्बिट्रेरीनेस, मतलब उसका जो मनमानीपूर्ण रवैया है, उसको प्रशासन में आने से रोकता है। इसी प्रकार जो रूल ऑफ लॉ है वो जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करता है और जो जुडिशियरी है, न्यायिक व्यवस्था है, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे डाइसी के थीसिस पर, जो वो रूल ऑफ लॉ पे बोलता है। तो जो रूल ऑफ लॉ है
वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ओल्ड ओरिजिन है इसका। और हम पाते हैं कि भारत में जो उपनिषद से इसका उद्गम है, और वहाँ हम पाते हैं कि लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, मतलब कानून जो है वो राजाओं का राजा है और बहुत शक्तिशाली है। देयर इज नथिंग हायर देन लॉ, मतलब लॉ के ऊपर कुछ भी नहीं है। आधुनिक समय में एडवर्ड कोक को इसका प्रणेता माना जाता है कि एडवर्ड कोक जो हैं वो रूल ऑफ लॉ के ओरिजिनेटर हैं, और वह कहते हैं किंग मस्ट बी अंडर गॉड एंड लॉ, मतलब राजा भगवान और कानून के नीचे ही हैं। दोस्तों, कोक जब ऐसा बोलते हैं तो वो चैलेंज करते हैं एक पुराने जमाने के उस व्यवस्था को, उस विश्वास को, जहां कहा जाता है किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब राजा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से कोक ने इस व्यवस्था को चैलेंज किया। जो डाइसी का रूल ऑफ लॉ है वो बेसिकली 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, मतलब जुडिशियल रिव्यू। इन 3 सिद्धांतों पर डाइसी का रूल ऑफ लॉ आधारित है। अब हम चर्चा करेंगे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ में है कि नो पर्सन कुड बी पनिश्ड और मेड टू सफर इन बॉडी और प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, मतलब अगर कोई भी नागरिक, इंसान, उसको तब तक की पनिश नहीं किया जा सकता या उसके संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक कि उसने किसी भी कानून को ना तोड़ा हो। स्टेट कैन नॉट पनिश एनी पर्सन एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, जो राज्य है, जो कानून व्यवस्था है, वो तब तक किसी को पनिश नहीं कर सकती जब तक कि वो किसी भी कानून का वायलेशन ना किया हो। एनी वाइड डिस्क्रिशनरी पावर और आर्बिट्ररी पावर वेस्टेड इन द स्टेट वायलेट्स रूल ऑफ लॉ, किसी भी प्रकार की जो राज्य या शासन व्यवस्था का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, जो उनके स्वविवेक पर आधारित पावर होता है, वो किसी भी तरह से रूल ऑफ लॉ को वायलेट नहीं कर सकता। इन द मोस्ट फंडामेंटल सेंस दिस प्रिंसिपल अटेम्प्ट्स टू प्रोटेक्ट द स्टेट का जो आर्बिट्ररी पावर है, एब्यूजिव यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर है, उससे रोकता है। The authorities who are empowered to must do so in accordance with the law, जो अथॉरिटीज हैं जिन पे शासन सत्ता की जिम्मेदारी है, वो लॉ के अकॉर्डेंस में, लॉ के अनुरूप काम करेंगे, ना कि उस व्यवस्था से बाहर जाकर। दोस्तों, इसका जो दूसरा मुख्य आधार है वह है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इस पर हम जब चर्चा करेंगे तो हम पाते हैं कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, कास्ट, क्लास, क्रीड, रीजन, रिलीजन। एवरी पर्सन इज लायबल फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। तो हम पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वो कानून को ब्रीच करता है, तोड़ता है, तो वो उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उसके कानून व्यवस्था के तहत जो भी सजा होगी उसका वो भुक्तभोगी होगा। सो देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेजेस फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल। ऐसा नहीं है कि कानून के सामने अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसके पास कोई विशेषाधिकार है या स्पेशल ट्रीटमेंट है। हर इंसान अपने ओहदे, अपने सामाजिक स्तर के अलावा वह कोई भी ऑफिशियल हो, पर कानून के शासन के सामने वह सबके साथ एक ऑर्डिनरी सिटीजन जैसा बराबर होगा। और इस प्रकार हम पाते हैं कि कोई भी कोर्ट जैसे कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स के साथ ट्रीट करती है ब्रीच ऑफ लॉ पे, इसी तरह वो गवर्नमेंट और उनके ऑफिशियल्स के लिए भी वही व्यवस्था है। इस तरह से कोई अलग कानून व्यवस्था, कोई अलग कोर्ट नहीं है जो इस तरह के डिस्प्यूट्स को देखे। सो ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्टेड टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेम कोर्ट, मतलब कि
कोर्ट के न्यायाधिकार क्षेत्र में इस तरह के सभी डिस्प्यूट एक बराबर माने जाएंगे, चाहे वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन का हो, सरकार का हो या सरकारी कर्मचारियों का हो। इस प्रकार कोर्ट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो जो कार्यपालिका है, कोर्ट उससे स्वच्छंद होता है, स्वतंत्र होता है और स्वच्छंद तरीके से कार्य करता है। तीसरा जो मुख्य बिंदु है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जुडिशियल रिव्यू। सो मेयर इन्यूमरेशन ऑफ राइट्स इज नॉट सफिशिएंट। इट मीन्स कि केवल गिनने के लिए जो अधिकार हैं वो सफिशिएंट नहीं है। उन अधिकारों का अक्षरशः पालन हो, इसकी जिम्मेदारी रूल ऑफ लॉ तय करती है। जो रिकॉग्नाइज राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो इसका एक प्रॉपर रेमेडीज, उसके उपचार की व्यवस्था है, जैसा कि हम पाते हैं जुडिशियल रिव्यू के तहत, या हम आर्टिकल 32, 226 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है। और ये जो राइट्स हैं, इनको हम कोर्ट में इन्फोर्सिएबल कर सकते हैं। अगर इन अधिकारों का पालन नहीं होता है तो हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं सरकार, सरकारी व्यवस्था और शासन के खिलाफ। कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार होता है और कोर्ट्स जो न्याय व्यवस्था है वो एम्पावर्ड करती है सिटीजन्स के अधिकारों को सरकार द्वारा सुरक्षित किया जाए, उसका बचाव किया जाए, उसका रक्षण किया जाए। अब हम चर्चा करेंगे रूल ऑफ लॉ का भारत में क्या व्यवस्था है। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो भारत के स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे संविधान में अंतर्निहित है। हम पाते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो रूल ऑफ लॉ को दिखाते हैं। जब हम चर्चा करेंगे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का, तो हम पाते हैं कि राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 के अंतर्गत है, ये किसी भी तरह से गवर्नमेंट के आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर को रोकता है कि कोई भी सरकार, शासन व्यवस्था मनमानी तरीके से अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अधिकारों को उनसे छीन नहीं सकती। इसी प्रकार आर्टिकल 14 जो है वो गवर्नमेंट पे एक तरह से जिम्मेदारी देता है कि आप किस तरह से रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करेंगे। आर्टिकल 21 की जब बात आती है 21 की, तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जो कि अपने आप में बहुत ही व्यापक है। तो इस प्रकार आर्टिकल 21 गवर्नमेंट को यह निर्देशित करती है और इस तरह से एक इंडिविजुअल को अधिकार देती है कि उसके राइट टू लाइफ, उसके पर्सनल लिबर्टी की सुरक्षा की जाए, उसका ध्यान रखा जाए। आर्टिकल 245 जो है वो 7th शेड्यूल भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के साथ जो राज्य है और केंद्र है उनके लेजिस्लेटिव पावर को विभाजित करती है, बंटवारा करती है। इस तरह से दोनों के बीच किसी भी तरह से टकराव की स्थिति न पैदा हो। तो आर्टिकल 245 7th शेड्यूल के साथ 3 लिस्ट बनाता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। दोस्तों, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जब हम भारत में रूल ऑफ लॉ का चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंडेड टू सिक्योर इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। प्रीएम्बल, जब हम प्रीएम्बल का चर्चा करते हैं तो उसमें पहला ही जो लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब हम वी द पीपल ऑफ इंडिया को देखते हैं तो इसमें कहीं भी किसी प्रकार से, किसी भी तरह से विभाजन की स्थिति नहीं होती है। आर्टिकल 14 की जब हम बात करते हैं तो वो इक्वलिटी को देखता है कि हर कोई इक्वल है लॉ के सामने। आर्टिकल 15 की जब हम बात करते हैं तो ये रोकता है कि किसी भी प्रकार से राज्य जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती
अपने नागरिकों के साथ, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी एथनिसिटी से बिलोंग करता हो, उसका लिंग क्या है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इस प्रकार जेंडर क्या है, तो इस तरह से हम उसमें विभेद नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 जो है वो गारंटी करता है अपॉर्चुनिटी में समानता, कि हर सभी के पास समानता का अवसर एक बराबर हो। इसी तरह आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी, जो एक अछूत की भावना पहले समाज में व्याप्त थी, उसको रोकता है। इसी तरह आर्टिकल 18 जो है वो किसी भी प्रकार के टाइटल्स को रोकता है, कि कोई भी समाज में ऊंचा और नीचा नहीं है, सब समाज में कानून के शासन के सामने एक बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो राइट टू इक्वलिटी को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर मानता है और कहता है कि इसको अमेंड नहीं किया जा सकता और इसमें किसी भी प्रकार से गैप नहीं क्रिएट किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल जो 14 है वो एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करता है। इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी अमंग इक्वल, मतलब जो समानता है वो समान लोगों के बीच में समान रूप से, जो समानता है वो सभी लोगों में समान रूप से अप्लाई हो। इस प्रकार हम पाते हैं कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट है आर्टिकल 14 के तहत, वो किसी तरह से आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करता। जैसे रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है बैकवर्ड क्लासेज के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वो किसी भी तरह से आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करता, बल्कि उनके अधिकारों का रक्षण करता है, उनको बराबरी का दर्जा समाज में दिलाने की कोशिश करता है। अब हम बात करेंगे प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट जुडिशियल रिव्यू का। आर्टिकल जो 13 है वो जुडिशियल रिव्यू का अधिकारों का वर्णन करता है कि किस तरह से जो भी लेजिस्लेशन पास किया जाता है उस पे जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है। हम पाते हैं कि अंडर दिस आर्टिकल नो लॉ मेड बिफोर और आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड वायलेट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी भी तरह से जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स है, किसी भी तरह के लेजिस्लेशन से इसको वायलेट नहीं किया जा सकता। और इसके वायलेशन पे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की व्यवस्था है, जहां पर हम एक रिट दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जहां हमें हमारे मूल अधिकारों के हनन पर अगर सरकार द्वारा उसका पालन नहीं किया जा रहा है तो हम वहां पर सुप्रीम कोर्ट से इसके बचाव में रिट दायर कर सकते हैं। अब हम इसके लिमिटेशंस पर चर्चा करेंगे। जो वेलफेयर स्टेट का स्पिरिट है और एक लेजिटिमेट लेजिस्लेशन का जो व्यवस्था है, इसमें हम पाते हैं कि सरकार बहुत सारे कानून को बनाती है और इस दौरान बहुत से कानून संसद में कभी कभी बिना चर्चा किए या हो हल्ला के साथ पास कर दिया जाता है। तो ऐसे में उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इस पर चर्चा नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये जो रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें एक तरह से बाधक है और एक मर्यादा के रूप में हम देखते हैं। इसी तरह जब एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर होता है राज्य का, शासन व्यवस्था का, वहाँ पे भी कभी कभार रूल ऑफ लॉ का हनन होता है। तो ये भी एक तरह से एक लिमिटेशन है। हम पाते हैं कि कभी कभार जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो मनमानी तरीके से कामकाज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर समयबद्ध तरीके से एक्शन लिया जाए, जिससे कि रूल ऑफ लॉ का व्यवस्था बना रहे हमारे समाज में, हमारे राज व्यवस्था में। इसका एक और लिमिटेशंस है जो कि फॉरेन नेशनल्स को मिलता है, सम इम्यूनिटी टू फॉरेन नेशनल फ्रॉम लीगल एक्शन। जैसा कि हम पाते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे डिप्लोमेट्स बाहर के देशों से रहते हैं, तो इस तरह से रूल ऑफ लॉ जो है एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स को
जो मिलता है, जो उन पर अप्लाई होता है, वो फॉरेन डिप्लोमेट्स पे एज सच अप्लाई नहीं होता है। तो यह भी एक प्रकार से एक लिमिटेशन है। अब हम इस जब चैप्टर को समराइज करेंगे, इसका सारांश यह होगा कि हम कह सकते हैं इस पाठ को पढ़ने के बाद कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जिस भी देश में, राज्य में, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ को वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। देयर आर स्टिल सम सिचुएशन दैट रेजेस द क्वेश्चन वेदर द रूल ऑफ लॉ इज एक्चुअली इन प्लेस। ऐसे बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, कंडीशंस हैं जहाँ पर हम पाते हैं कि रूल ऑफ लॉ का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन ग्राउंड पर है कि नहीं। जैसे हम देखते हैं कि अभी जो न्याय व्यवस्था है, जस्टिस को पाने का जो जरिया है वो बहुत महंगा हो गया है, चाहे वो एडवोकेट के फीसेज से हो, या हम देखते हैं कि गरीब अमीर की जो खाई है या जो अशिक्षा है, ये एक तरह से बाधक बनता है जुडिशरी को अप्रोच करने में या न्याय व्यवस्था तक एक सामान्य नागरिक को पहुंचने में। इसी तरह जो गरीबी है, फंडामेंटलिज्म है, सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, आतंकवाद है, ऐसी सारी जो व्यवस्थाएं हैं एक तरह से बाधक के रूप में काम करती है जब हम रूल ऑफ लॉ को जमीन पर उतारते हैं, अप्लाई करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस विषय में अब तक के लिए जो भी हमने पढ़ा, धन्यवाद। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार साथियों। स्वाध्यायः परः